वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इस फर्स्ट चैप्टर के अबाउट। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से हमारे इस लेक्चर को सुनना है, ठीक है, और फॉलो करना है। ठीक, चलिए चलते हैं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक बच्चों होता है बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड। ठीक है, बॉडी फ्लूइड आपकी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के केस में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो ब्लड होता है, सेकंड कौन सा होता है? टिश्यू फ्लूइड, और थर्ड कौन सा होता है? लिम्फ। राइट। अभी जो ब्लड की जब बात करते हैं हम लोग, तो ब्लड रियल में एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिससे आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ रखा है। लिम्फ की जब बात करते हैं तो लिम्फ इज ऑल्सो अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी जरा हम चेक कर लेते हैं आपकी लाइंस के अकॉर्डिंग। ब्लड के अबाउट क्या बोला जा रहा है? कंटेन इन हार्ट। ठीक है, जब अगर लिम्फ की बात करेंगे तो क्या यहाँ पे आपको हार्ट जैसा वर्ड कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। विच इज कंटेन विद इन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ ऑर्गन्स। राइट। ब्लड की जो पोजीशन होती है वो ब्लड वेसल्स और हार्ट में होती है। दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स और हार्ट में ब्लड की पोजीशन। राइट। वहीं पे जब लिम्फ की पोजीशन की आप बात करोगे तो ये लिम्फ वेसल्स में आपको मिलेगा और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में मिलेगा। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा होता है। ठीक है, तो स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स आर लिम्फेटिक ऑर्गन्स। अब ब्लड और लिम्फ के बिटवीन एक टर्म और आपको दिख रहा है, टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड की प्रेजेंस कहाँ पे होगी? तो टिश्यू फ्लूइड जैसा कि नेम से क्लियर है, ये सेल्स के बिटवीन होगा। मान लिया थोड़ी देर के लिए कोई ऑर्गन है, ठीक है, अब इस ऑर्गन में टिश्यू होंगे और डेफिनेशन वाइज आपको मालूम है टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे अगर हम आपको सेल ड्रॉ करके दिखा दें कि भाई ऐसे ये सेल्स हैं, तो सेल के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा? टिश्यू फ्लूइड होगा। तो हमने आपको एग्जैक्ट पोजीशन दिखाई है कि टिश्यू की पोजीशन कहाँ पे होगी, टिश्यू फ्लूइड की पोजीशन कहाँ पे होगी, सेल्स के बिटवीन होगी। ब्लड की पोजीशन कहाँ पे होनी है? हार्ट और ब्लड वेसल्स में होनी है, हार्ट और ब्लड वेसल्स में होनी है। वहीं पे लिम्फ की पोजीशन कहाँ पे होनी है? लिम्फ वेसल्स और आपका जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं वहां पे होनी है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो अब आप समझिए आपका ये जो इमेज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे अगर आप फुट नोट में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लड लिम्फेटिक सर्कुलेशन इनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन में हार्ट को दिखाया गया। ठीक है, हार्ट। और आपको हम बता दें इट इज ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन, इस पे भी आपका क्वेश्चन मेक होता है। पंपिंग स्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आप बताएंगे हार्ट होता है। ठीक है, तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को रिसीव भी करेगा और ब्लड को पंप भी करेगा। तो जैसे अब रिसीव करने की जब बात आ रही है तो हार्ट ने रिसीव किया ब्लड, तो हम क्या करते हैं आपको इस डायग्राम को टू पार्ट में बताते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर दी है अबव एंड बिलो। ठीक है, यहां से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो हार्ट ने क्या किया, लंग से ब्लड को रिसीव किया। ठीक है, ब्लड को रिसीव किया, हमने एरो का डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया है। वेन एवर हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स द टाइप ऑफ ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बट थ्रू वेन। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पे आपके बुक में वेन तो नेमिंग कर दी है, लेकिन वेन स्पेसिफाई वेन कौन सी होगी? तो हम आपको बताते हैं पल्मोनरी वेन। pulmonary vein that bring oxygen rich blood into the heart from the lungs। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, हार्ट में जो भी ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, ये पंप हो जाएगा।
पंप कौन करेगा? हार्ट का वेंट्रिकल पंप करता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कौन सा वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलवेज पंप ब्लड। तो हम आपको अभी केवल यही बता रहे हैं कि ब्लड कौन सा वाला है, ऑक्सीजनेटेड है, रिसीव हो गया, और फिर ये जो ब्लड आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा वाला है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई हो रही है। कौन करेगा? आर्टरीज के थ्रू होगा, ये बात समझिएगा। तो आर्टरीज जब कभी भी ब्लड को कैरी करके लेके जाएंगी तो डिफरेंट ऑर्गन में लेके चली जाती है। तो यहाँ से ये जो ब्लड कैपिलरी का जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है किसी ऑर्गन का वो ब्लड कैपिलरी वाला पोर्शन दिखा, किडनी का भी हो सकता है, लीवर का भी हो सकता है, इंटेस्टाइन का भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑर्गन में पहुंचा तो सेल्स क्या करती है? ऑक्सीजन को रिटेन कर लेती हैं और CO2 को फ्री कर देती हैं। तो अब यहाँ पे कैपिलरी जो आपको 2 पार्ट में नज़र आ रही है, पहले तो हमने आपको रेड वाली बात बताई, अब चलते ब्लू वाले पार्ट पे। तो ब्लू का कलर जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो ऑक्सीजन रिच दिखाया जा रहा है, ठीक है, डायग्राम को समझाने के लिए ऐसा है आपको, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो वेन्स ब्लड कैरी करके लेके जाएंगे टुवर्ड द हार्ट, ठीक है, ये हमने आपको एरो का डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दिया है, कोई कंफ्यूजन वाला कोई चक्कर नहीं है। तो वेन्स ब्लड को कैरी करके लेके जाएंगी, हार्ट में लेके जाएंगी, हार्ट के एट्रियम में लेके जाएंगी। ऑक्सीजन यहाँ पे पुअर होनी है, CO2 का लेवल यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, CO2 रिच ब्लड होगा। हार्ट अब क्या करेगा? वेंट्रिकल से पंप कर देगा। मीन पंपिंग जब होगी तो किस टाइप के ब्लड की पंपिंग होगी? विच टाइप ऑफ ब्लड इज पंप टू द लंग्स? डीऑक्सीजनेटेड। बट आर्टरी, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है, नेम द आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो ये जो आर्टरी यहाँ पे मेंशन कर रखी है उसको आप याद रखेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आपको ये याद रखना है आर्टरी ऑलवेज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन, ठीक है। अभी जो एक्सेप्शन वाली बात आ रही है, ओनली दिस आर्टरी ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं लंग्स और हार्ट के बिटवीन 2 टाइप के ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से हार्ट के डायरेक्शन में आया और हार्ट से CO2 वाला ब्लड भी लंग्स के डायरेक्शन में गया। तो इस तरह का ये जो सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। वहीं पे हम लोअर पार्ट की अगर बात करते हैं, ठीक है, लोअर पार्ट की अगर बात करते हैं तो सच काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप ऑफ सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन होगा, ठीक है, डबल सर्कुलेशन होगा। अब इस डबल सर्कुलेशन में भी क्या है, एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी, ठीक है, सेकंड कौन सा होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको ये बता देते हैं लंग्स और हार्ट के बिटवीन जो चल रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, हार्ट और डिफरेंट ऑर्गन के बिटवीन जो चल रहा है उसको आप बोलोगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलोगे। अब आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का पाइपलाइन सिस्टम भी आपको दिखाया गया है। ये क्या मेंशन कर रहा है? ये मेंशन कर रहा है व्हेन एवर ब्लड रीचेस इनटू द कैपिलरी ड्यू टू हाई प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाता है तो ब्लड का एक सर्टेन अमाउंट फिल्टर हो जाता है। क्या हो गया? ब्लड का सर्टेन अमाउंट फिल्टर हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे एरो पे देख पा रहे हैं। तो ब्लड बेटा फिल्टर जब हो गया तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे लिम्फ, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आपका आता है फिल्टर्ड ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड इज कॉल्ड लिम्फ, ठीक है। एक सिंपल सी लैंग्वेज हमने आपको बता दी है। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज अ फिल्टर्ड ब्लड। और ये जो प्रिपरेशन चल रही होती है कहाँ पे होती है? ये ब्लड कैपिलरी के केस में ऐसा होता है व्हेन एवर ब्लड प्रेशर राइजेस एंड ब्लड रीचेस इनटू द कैपिलरी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि लिम्फ ऐसे ही पड़ा हुआ है। दैट लिम्फ इंटर्स इनटू दिस कैपिलरी, इन कैपिलरी में रीच करता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या कैपिलरी में पड़ा रहेगा? जैसे हमने स्टार्ट में बोला था कि ब्लड जो होता है वो ब्लड कैपिलरी में, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। लिम्फ का जो प्रेजेंस वाली लोकेशन वाली बात है वो लिम्फ वेसल्स में हो गया। वैसा नहीं होता कि इसका सर्कुलेशन कुछ अलग ही होता है।
फाइनली लिम्फ एंटर्स इनटू द ब्लड सिस्टम। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिम्फ आ गया, यहाँ से लिम्फ आने के बाद ये फिर से मिक्सअप हो रहा है ब्लड में, ऐसा नहीं कि एक अलग सिस्टम बन जाता होगा। हाँ, वो सिचुएशन थी कि कैपिलरी में ब्लड फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद लिम्फ बन गया, लिम्फ जो होता है फिर से ब्लड का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब चलते हैं कुछ और बातों को ध्यान में रखने के लिए। जैसे अब आपके यहाँ पे तो ऐसे डिटेल नहीं है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। सेकंड कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है, क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम के एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, ठीक है। ओपन वैस्कुलर सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करोगे आप तो स्पेशली हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। या हम कह दें आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं, लाइक मॉस्किटो, कॉकरोच, ठीक है। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा के वो मेंबर्स जो इंसेक्ट से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट में क्या होता है 3 पेयर में लेग होते हैं। आर्थ्रोपोडा के वो मेंबर जिनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स की प्रेजेंस होती है, लाइक स्पाइडर की बात करते हैं, स्पाइडर। तो इनके केस में भी सिस्टम कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। स्नेल के केस की अगर बात करते हो आप, स्नेल के केस में भी ऐसे होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर हम लीच की बात करते हैं जो एनेलिडा फाइलम का मेंबर है, उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो कितने एग्जांपल्स आपको हमने यहाँ पे बताए जो आपके यहाँ बुक में कहीं मेंशन नहीं हो रहे हैं। इंसेक्ट के केस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, लाइक मॉस्किटो, कॉकरोच, ग्रॉसहॉपर। वहीं पे आर्थ्रोपोडा के वो मेंबर जिनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, स्पाइडर की बात करते हैं, प्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्नेल मोलस्का का मेंबर है तो यहाँ पे भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। लीच एनेलिडा का मेंबर है, वैसे एनेलिडा में अर्थवॉर्म आता है तो अर्थवॉर्म के केस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑब्जर्वेशन है, ठीक। अब हम चलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जहाँ पे फ्लूइड क्लोज्ड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वेसल्स नहीं मिलेंगी, वेसल्स नहीं मिलेंगी। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है ये फ्लो करता है इनटू ओपन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, तभी इसको बोल दिया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम केवल एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, ठीक है। एक पॉइंट हमने आपका और ऐड कर दिया, ओपन क्यों बोला, क्लोज क्यों बोला। ओपन तब जब वो विदाउट ब्लड वेसल्स के सर्कुलेट कर रहा है, ओपन स्पेसेस में सर्कुलेट कर रहा है। और जब क्लोज की बात आएगी तो ब्लड कहाँ सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड वेसल्स कैपिलरीज में सर्कुलेट कर रहा है, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात करेंगे यहाँ पे तो अपना एग्जाम्पल जो होता है, बेस्ट एग्जाम्पल वो ह्यूमन। तो वैसे तो हम आपको बोल दें ऑल कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में फिशेस भी आ जाती हैं, ठीक है, एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, ये बात समझ रहे हैं, और रेप्टाइल भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गई, ठीक है, मैमल्स भी आ गए। तो मैमल्स में हमने आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताया ह्यूमन वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रेजेंस होती है, ठीक। अब सेकंड थिंग क्या है, और आपको और भी बातें बताते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी फ्लूइड हो रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्लड। कलर कैसा होता है, रेड, ठीक है। लेकिन जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आएगी तो यहाँ पे जो फ्लो करने वाला फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। ये बात ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है, हीमोलिम्फ बोला जाता है। हीमोलिम्फ सर्कुलेट इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड that is red in color circulated in closed vascular system। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ बातें और भी हैं, जैसे आपको क्या बोल रखा है, नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन से होते हैं।
तो अगर नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड की अगर बात कर लें तो साइनोवियल फ्लूइड ये कहाँ पे होता है, ये आपने लास्ट क्लास में शायद पढ़ा होगा, स्केलेटन सिस्टम। तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे फीलिंग होती है, यहाँ पे इनका कोई सर्कुलेशन नहीं होता। ऐसे विट्रस ह्यूमर जो आई के विदिन होता है, ठीक है, दे डू नॉट सर्कुलेट। तो यहाँ पे आपको एक तो साइनोवियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, विट्रस ह्यूमर की बात कर रहे हैं, ये सर्कुलेट नहीं करते, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक डिटेल स्टडी लेने के लिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ब्लड। तो ब्लड जो होता है वो नेवर स्टेशनरी होता है, वो कभी भी स्टे नहीं करता। हार्ट रिसीव करता है, फिर पंप कर देता है, आर्टरी से सर्कुलेट करेगा, ऑर्गन तक पहुंचेगा, फिर से हार्ट में बैक हो जाता है वेन्स के थ्रू, जैसे कि हमने पीछे एक सर्कल देखा है, ठीक है। अब अगर ब्लड के हम कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 टाइप के कलर की बात बताई। अगर हम ये कह रहे हैं कि ब्राइट रेड वाली बात आ रही, तो ब्राइट रेड कहाँ पे होगा, आर्टरी के केस में होगा। वहीं पे जब डार्क रेड की बात आएगी तो वेन के केस में होगा। तो ये बात आपको हम नीट एंड क्लीन बता देते हैं। वेन के केस में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, डार्क रेड होता है, ठीक है। डार्क रेड ये रिप्रेजेंट करता है कि CO2 रिच है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, डीऑक्सीजिनेटेड, क्या बोलोगे, डीऑक्सीजिनेटेड। वहीं पे जब हम आर्टरी की बात करेंगे तो आर्टरी के केस में जो ब्लड है वो कैसा है, ब्राइट रेड है, ठीक है, ब्राइट रेड। और ये जो ब्राइट रेड वाली बात आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड है। और ऑक्सीजन रिच ब्लड को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलोगे, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग कुछ और बातों को फॉलो करने के लिए। जैसे कह रहे हैं कि ब्लड जो होगा उसका अमाउंट कितना होता होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और आपके यहाँ पे दिख रही है कि वी शो द वेन इन ब्लू। पीछे हम लोग क्या देख के आ रहे हैं, जो इमेज हम लोग देख के आए थे डबल सर्कुलेशन का, वेन इज ब्लू, दिस इज जस्ट फॉर कंट्रास्ट, द ब्लड इनसाइड द वेन इज नॉट ब्लू। अब आपको ये नहीं देखना है कि जो वेन्स हैं वो हमने ब्लू कलर के दिखाई हैं तो वो रियल में ब्लड का कलर भी ब्लू होता होगा, ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली डार्क रेड, राइट। अब देखिए वॉल्यूम की बात आ गई, अमाउंट कितना होता है ब्लड का, तो 5 to 6 लीटर का अमाउंट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर टेस्ट की बात करोगे, टेस्ट कैसा होता होगा, तो सॉल्टिस, ठीक है, सॉल्टी टेस्ट होता है, हम उसको ये कह सकते हैं। पीएच जो होती है बच्चों कितनी होती है, 7.3 to 7.45, राइट। तो ना इधर इसको आप एसिडिक बोल सकते हो ना तो आप इसको एल्कलीन बोल सकते हो, क्या बोलेंगे, वैसे तो न्यूट्रल होता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। लाइक डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया, तो डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट भी तो होगा ना, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो गया है, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो गया, विटामिन का एब्जॉर्प्शन हो गया, मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो गया है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन लंग्स में आई है, ये ब्लड में आएगी तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा। ये जो HB यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये रियल में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो यहाँ से वैसे आप फैमिलियर हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। RBC के विद इन हीमोग्लोबिन प्रोटीन की प्रेजेंस होती है तो ऑक्सीजन वहीं से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमने आपको बताई। बीच में साइट की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए हमने इसको रोक दिया था। अब आगे देखते हैं क्या है। ब्लड CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये सीधी सी बात है। अगर ऑक्सीजन बॉडी में गई है, डिफरेंट सेल्स तक गई है, तो सेल्स क्या करेंगी, उस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट दैट इज ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में, या फैट के जो सिंपल कंटेंट होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने में। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 रिलीज होगी ना, उसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा ना। रिमूव करेंगे तो लंग्स तक कौन लेके आएगा, हीमोग्लोबिन तो लेके आएगा ना। तो ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कहीं कहीं पे कुछ गलत अलग तरीके का मेंशन कर रखा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये आपको लर्न नहीं करना। CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड किस फॉर्म में करेगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में करेगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितने ट्रांसपोर्ट हो गए, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट हो गया नंबर 1, नंबर 2 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया, नंबर 3 CO2 का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब आते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट का ट्रांसपोर्ट। अब ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट आएंगे कहाँ से, तो हमारी बॉडी में लीवर है, किडनी है, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट फिल्टर करते हैं। तो अब इन एक्सक्रीटरी वेस्ट को रियल में एलिमिनेट तो किया ही जाएगा ना, लेकिन लीवर तक और किडनी तक इन वेस्ट को डिफरेंट बॉडी के पार्ट से पहुंचाया तो जाएगा ना, कौन करेगा, ब्लड ही करता है। ठीक है, वैसे तो ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लीवर एंड किडनी और स्किन, तो यहाँ तक आने तो चाहिए ना भाई। बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन डिफरेंट ऑर्गन से लीवर किडनी तक कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, ब्लड ही तो करेगा। ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब चलते हैं हार्मोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो ब्लड क्या करता है, हार्मोन का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। हार्मोन हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और सिक्रीट होने के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, तो ब्लड बच्चों क्या करेगा, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर राइज कर गया तो राइज कर गया, बॉडी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ये भी एक फंक्शन होता है। तो कितने फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए, 6 फंक्शंस यहाँ पे हम लोगों ने चेक किए हैं। डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। अब हम कुछ नेक्स्ट बातों को भी डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारी बॉडी में इंजरी हो रही है, क्या हो रही है, बॉडी में इंजरी हो रही है, तो कहीं न कहीं से प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए। अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो वाउंड हील हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो हमारी बॉडी में जम्स इंटर करेंगे, तो अगर जम्स इंटर करेंगे तो हमारे ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। कॉमन नेम में हम बोला जाता है इनको WBC बोलते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल है, स्नोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट है, मेनोसाइट है, ठीक है। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, दीज आर द टाइप ऑफ WBC। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे द एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। प्रिवेंट करेंगे या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्लड के अबाउट एक जनरल सा इंट्रोडक्शन और ब्लड के फंक्शन के बारे में यहाँ पे अब देखा। अब चलते हैं ब्लड के रियल कॉम्पोजिशन की तरफ। तो अगर हम कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है, प्लाज्मा नज़र आ रहा है और सेलुलर एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से मेक होता है MCQ टाइप का। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, हाउ मच परसेंटेज दिस मेक, 55 to 60%, ठीक है। वहीं पर जो सेलुलर एलिमेंट होते हैं 40 से 45 होते हैं। तो सेलुलर एलिमेंट में क्या क्या आ गया, सेल्स ही तो आएंगी, WBCs आ रही हैं, RBCs आ रही हैं, प्लेटलेट्स आ रही हैं, तो यहाँ पे इंक्लूड होगी। अब प्लाज्मा के एक एग्जैक्ट कंपोजिशन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन बताया जाता है, प्लाज्मा में क्या क्या है, एक तो 90 से 92% वाटर है, प्रोटीन से 7 to 8%, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है 1%, ट्रेस अमाउंट में अदर सब्सटेंस आ जाएंगे। अदर सब्सटेंस मीन वहाँ पे जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं, वेस्ट होते हैं, ये सब आ जाएंगे। तो अब जो प्रॉपर डिस्कशन करना है वो किस पे करना है, हम लोगों को सेलुलर एलिमेंट पे करना है। सेलुलर एलिमेंट पे प्रॉपर डिस्कशन करना है। तो दीज आर RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, कॉमन नेम, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम की बात कर ले या स्पेसिफिक नेम की बात कर ले, RBC तो जनरली हम लोग पढ़ के आते ही आते हैं भाई, ठीक है। लेकिन इस RBC का एक और नेम भी तो हो सकता है, स्टैंडर्ड इरिथ्रोसाइट्स। WBC का नेम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखने, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये होते हैं सेलुलर एलिमेंट्स। अब इन पे एक प्रॉपर स्टडी करनी है,
क्या स्टडी करनी है भाई? आरबीसी पहले डिस्कशन करेंगे। तो आरबीसी क्या होती है? ऑक्सीजन करियर होती हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर ने किन को दे रखी है? किसको दे रखी है? आरबीसी को दे रखी है। तो आरबीसी जो होती हैं डिस्क लाइक होती हैं, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, ठीक है। और अगर हम साइज की बात करेंगे तो दीज आर वेरी स्मॉल, दीज आर वेरी स्मॉल, अबाउट 7 माइक्रोन इन डायमीटर। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इनकी जो स्मॉल साइज की बात है और कॉन्केविटी की बात है, तो ये क्या करेगा? इससे एक एडॉप्टेशन मिल गया, वेरी एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आरबीसी का साइज वेरी स्मॉल कर दिया, कॉन्केव कर दिया, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये होता है दैट प्रोवाइड लार्ज एरिया, दैट मेक्स देम वेरी एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन, राइट। देखिए एक बात और है आपके यहाँ पे लिखी, क्या लिखी? स्मॉल साइज एनेबल द रेड ब्लड सेल्स टू ट्रेवल थ्रू द वेरी फाइन कैपिलरीज। स्मॉल साइज से एरिया तो बढ़ ही गया, लार्ज एरिया बढ़ गया, जिससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, आरबीसी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। सेकंड थिंग क्या बताई जा रही है? कैपिलरी में, फाइन कैपिलरी में भी ट्रेवलिंग आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आरबीसी के अबाउट कुछ और इंफॉर्मेशन ये है कि एडल्ट ह्यूमन में, मेल और फीमेल के केस में आरबीसी का काउंट नंबर कितना होगा पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। पर क्यूबिक एमएम अगर हम आरबीसी के नंबर की बात करें तो 4.525 मिलियन, ठीक है। ये एवरेज नंबर होता है। ये जो 4.5 की बात आ रही है तो ये फीमेल के केस में हो गया, 5 मिलियन की बात आ रही है वो मेल के केस में हो गया। अब इन आरबीसीज के विद इन क्या होता है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। अभी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 टाइप के केमिकल कंटेंट होते हैं। एक तो होता है हीमिन। क्या होता है हीमिन? हीमिन क्या है? आयरन कंटेनिंग पार्ट है, और एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं ग्लोबिन। तो एक एग्जैक्ट कंक्लूजन निकल के आ रहा है, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन which is made up of 2 type of chemical content, ठीक है। एक तो होता है आयरन कंटेनिंग हीमिन, आयरन कंटेनिंग हीमिन, एंड सेकेंड ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू टाइप के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, हीमोग्लोबिन में मेटल प्रेजेंट कौन सा होगा? जैसे फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल में मेटल कौन सा प्रेजेंट होगा? तो क्लोरोफिल के केस में मैग्नीशियम मेटल की प्रेजेंस, और हीमोग्लोबिन के केस में आयरन मेटल की प्रेजेंस, ठीक है। तो दोनों में हमने आपको क्या किया? कंपेयर करवा दिया। अभी जो हीमोग्लोबिन होता है रियल में क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट। ये तो आप बिल्कुल फैमिलियर हो, ऐसा तो है नहीं कि अननोन हो। तो जब भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में करेगा, ठीक है। अभी जो हीमोग्लोबिन होता है ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, O2 और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये बात हुई आरबीसी और उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन पिगमेंट के अबाउट। अब एक कंटेंट आया, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती क्या है? तो ऐसा बताया जाता है कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती, क्या होती है? एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए स्ट्रांग होती है। आपसे अगर कोई पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों में से कौन क्विकली बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन के साथ, और एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अभी जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है इससे होती है डेथ, दैट कॉजेज डेथ, ठीक है। अब क्यों होती है? जैसे कह दे फर्नेसेस जो होती हैं,
अगर स्मॉल रूम में विदाउट वेंटिलेशन फर्नेसेस अगर बर्न कर दी जाए तो उससे CO निकलेगा, और हम ब्रीदिंग में क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, नहीं करते हैं, और उस एयर में अगर CO होगी तो हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देगी, ऑक्सीजन को करेगी इंटरफियर, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलेंगे। तो यहाँ से आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि CO पॉइजनिंग क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्डिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ कहीं ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयरिंग में। तो अगर हम कोई स्मॉल रूम है विदाउट वेंटिलेशन वाला, वहाँ पे बर्निंग फर्नेस को अगर रख देते हैं तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब लाइफ स्पैन की बात करते हैं कि RBCs का जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है। RBCs का लाइफ स्पैन, तो लाइफ एंड डेथ ऑफ द RBC की बात कर रहे हैं। तो मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, अब लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं, तो रिब्स की बात करिए आप, ब्रेस्ट बोन की बात करिए, इलियम की बात करिए, स्पेशली हिप गडल का जो इलियम होता है। तो ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके मैरो में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो बोलते हैं। तो रेड बोन मैरो में RBC का प्रोडक्शन, RBC का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जब एम्ब्रियो के फेज में हम लोग होते हैं तो कौन करेगा, लिवर और स्प्लीन करता है। देखिए दो बातें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। जब हम एडल्ट के फेज में होते हैं तो रेड बोन मैरो प्रिपेयर करता है, लॉन्ग बोन की जो रेड बोन मैरो होती है। लेकिन जब हम एम्ब्रियो के फेज में होते हैं तो लिवर और स्प्लीन के विद इन RBC की प्रिपरेशन होती है। चिल्ड्रन के केस की बात कर लें तो RBC का जो प्रोडक्शन होता है वो सभी बोन्स में होता है। ठीक है, लॉन्ग बोन्स जितनी भी बोन्स होंगी सभी में होगा अंटिल 5 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो मेच्योर RBC जो होती हैं उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इस पे भी एक क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल, नॉन न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल तो आप क्या बताएंगे, RBC होती है। लेकिन RBC यंग नहीं होनी चाहिए, कौन सी वाली, एडल्ट RBC की बात हो रही है। कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। बात समझ में आ रही। अब एवरेज लाइफ स्पैन की बात करते हैं। तो एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है RBC का 120 डेज होता है। ठीक है, अब इनकी डेथ होने के बाद इनका क्या होगा, ओल्ड और वीक RBC की अगर डेथ हो जाती है तो इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है स्प्लीन में, लिवर में, बोन मैरो में। और इसका जो आयरन पार्ट होता है उसको रिटेन कर लेता लिवर, जो रेस्ट होगा उसको बाइल पिगमेंट के फॉर्म में एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो बाइल पिगमेंट हम लोगों ने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा था कभी न कभी। तो वो क्या होता है, बाइल पिगमेंट वैसे दो होते हैं, बाइलिरोबिन, बाइलिरोबिन एंड बाइलिवर्डिन दो होते हैं। तो आपके यहाँ पे ओनली बाइलिरोबिन का मेंशन कर रखा है। और क्या बातें हैं भाई। अब ये एक ऐसा डेटा है जिसमें कह रहे हैं कि नॉर्मल एडल्ट में अप्रॉक्सीमेटली ये डिजिट का नंबर RBC डिस्ट्रॉय होता है पर मिनट। ठीक है, या हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड अबाउट 1% ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट इन बॉडी आर डिस्ट्रॉय एवरी डे। ठीक है, 1% जो RBCs होती हैं टोटल RBC का, बॉडी में जितनी भी RBCs होंगी उन सभी का 1% जो होता है RBC डिस्ट्रॉय होते रहती एवरी डे। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब देखिए कुछ और बातें हैं आपके यहाँ पे, उनको अभी हम फिलहाल करेंगे, स्किप करेंगे। हाँ देखिए एक और बात आपकी दिख गई, ये देखिए, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RBC जो होती है, मैमेलियन RBC जो होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, मैमेलियन RBC जब मेच्योर हो जाती है, ठीक है, और सर्कुलेट करती है बॉडी में, तो ना तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनल भी होते हैं एब्सेंट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो लॉस ऑफ न्यूक्लियस, जिससे क्या मिल जाएगा, एक शेप मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझिएगा, बाइकॉन्केव और इंक्रीजिंग देयर सरफेस एरिया,
रेशियो फॉर द एब्जॉर्बिंग मोर ऑक्सीजन, न्यूक्लियस का एब्सेंट होना, लॉस होना एक सबसे बड़ा लॉजिक है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करनी है। लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स कैन नॉट यूज ऑक्सीजन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा ना, तो नेचर ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हटा दिया। नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके पीछे क्या रीज़न आता है, फ्लेक्सिबिलिटी राइज हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिहेव एज ए एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो न्यूक्लियस का लॉस कर दिया जिससे स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का लॉस क्यों कर दिया, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो ऑक्सीजन का कंजप्शन होने लगेगा, एटीपी जनरेट होने लगेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई यूज़ है नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों लॉस कर दिया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी राइज हो जाएगी, जिससे मूवमेंट जो होगा नैरो कैपिलरी के अंदर थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल गई। मोर अबाउट द नंबर ऑफ आरबीसीज, मोर अबाउट द नंबर ऑफ आरबीसीज। न्यूबॉर्न जो इन्फेंट होते हैं उनके केस में क्या होता है, 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और अभी हम लोग क्या डेटा पढ़ के आ रहे थे, 4.5 to 5 मिलियन, ये तो पढ़ के आ रहे थे एडल्ट के केस में, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। लेकिन न्यूबॉर्न के केस में डेटा कितना नज़र आया, 4.5 to 5 मिलियन नहीं है, कितना है, 6 to 7 मिलियन। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, आरबीसी काउंट जो होता है वो लोअर हो जाता है 5% ड्यूरिंग द स्लीप। जब भी हम सो जाते हैं तो 5% क्या हो जाता है, ये लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। आरबीसी काउंट जो होता है जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं, इमोशनल अपसेट होता है, तो वहाँ पे ये हाइयर हो जाता है। ठीक है, कितनी जानकारी मिल रही है आपको। आरबीसी का नंबर लार्जर हो गया, 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाता है न्यूबॉर्न के केस में। जब भी हम सोने की पोजीशन में होते हैं, स्लीपिंग मोड में होते हैं, तो आरबीसी का नंबर 5% डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आरबीसी काउंट हाइयर हो जाता है जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या प्रेगनेंसी की सिचुएशन में होते हैं, फीमेल इमोशनल अपसेट होता है, या फिर हम माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा होता है। पीपल लिविंग एट द हाइट, देखिए आ गया, पीपल जो 4200 मीटर की हाइट पे रहते हैं या उससे अबव की हाइट पे रहते हैं, तो नियरली 30% राइज हो जाता है। ठीक है, abnormally increased number of RB is called polycythemia and their abnormally decreased number is called erythropenia। देखिए दो तरह के वर्ड आ रहे हैं, क्या आया, एक तो आया पॉलीसाइथीमिया, जब एबनॉर्मली नंबर इनका इंक्रीज हो गया। ठीक है, और जब डिक्रीज हो गया तो अब उसको क्या बोलोगे, इरिथ्रोपिनिया बोलोगे। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। चलिए, यहाँ तक के वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।